नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं दंगल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। दंगल में आज बात जम्मू कश्मीर में आतंक से भारत की लड़ाई हालांकि नई नहीं है, लेकिन जम्मू में जो कुछ भी हुआ उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये अब एक नई तरह की जंग है। पहला टारगेट जम्मू एयरफोर्स स्टेशन था, जहां 27 जून की आधी रात को 2 ड्रोन से हमले हुए और फिर इन हमलों के 24 घंटे के भीतर जम्मू में ही मिलिट्री बेस के पास संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए, जिन पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं है कि ड्रोन वाली साजिश किस आतंकी संगठन की है, या फिर ड्रोन को सीमा पार से उड़ाया गया, या फिर सीमा के भीतर से ही ये हमले की जगह पर पहुंचे। लेकिन जिस तरह नए कश्मीर को लेकर सरकार की बातचीत के पहल के बाद वहां आतंकी मंसूबे बढ़े हैं, वो आतंकवादियों की बौखलाहट को जरूर दिखा रहे हैं। इन ड्रोन हमलों के बीच पुलवामा में एक एसपीओ, उनकी पत्नी और बेटी को भी आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए दंगल में आज हमारा मुद्दा है नए कश्मीर पर आतंक की इस नई हिमाकत से कैसे निपटेंगे। अगर आतंकी सरकार की नई कश्मीर वाली पहल को डिरेल करना चाहते हैं तो सरकार के पास इसका क्या एक्शन प्लान है। बहस की इसी मुद्दे के इर्द गिर्द बहस होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक ओर नए कश्मीर की किस्मत लिखी जा रही है तो दूसरी ओर बौखलाए आतंकवादियों की नई हिमाकत है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमलों के 24 घंटे के भीतर फिर जम्मू के मिलिट्री बेस के पास 2 ड्रोन्स की संदिग्ध गतिविधियां दिखी। 27 और 28 जून की रात जम्मू के रत्नुचक और कालूचक में 2 अलग अलग ड्रोन मंडराए। पहला ड्रोन 27 जून की रात 11:45 पर देखा गया। दूसरा ड्रोन आधी रात के बाद 2:40 पर उड़ता नजर आया। संदिग्ध ड्रोन पर कई राउंड्स की फायरिंग हुई। दोनों ड्रोन अंधेरे में गुम होने में कामयाब रहे। इससे पहले 27 जून की आधी रात 1:37 पर एयरफोर्स स्टेशन पर पहली आईईडी गिराकर विस्फोट किया गया। 6 मिनट बाद खुले में दूसरी आईईडी गिरी और उसमें विस्फोट हुआ। पहली बार वायुसेना और सेना की ओर सीधे ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है। सवाल उठ रहा है कि इन ड्रोन्स को उड़ाने वाले कौन हैं? भारत की ओर आंख उठाने वाले ड्रोन सीमा पार से उड़े या भारतीय सीमा के भीतर से, इस पर अभी जांच चल रही है। चाहे एनआईए हो, एनएसजी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, वायुसेना हो, भारतीय सेना हो, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो जांच में जुट चुकी हैं। कल से जो है लगातार जांच जारी है और जहां पर ये धमाके हुए हैं वहां पर टीम्स गई हैं और वहां पर साक्ष्य जो हैं वो जमा किए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये साजिश जो है किसने रची थी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की जांच एनआईए के पास है। हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि MI-17 हेलीकॉप्टर निशाने पर थे। सुरक्षा एजेंसियों ने आज तक को बताया है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में अटैक में हाई ग्रेड इंपैक्ट आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। ये इस तरह का आईडी है जो ड्रोन से गिरने के बाद सरफेस को छूते ही एक फोर्स के साथ विस्फोट करता है। इससे काफी नुकसान भी पहुंच सकता है और इसमें एक्सप्लोजिव्स के अलावा कीलों का इस्तेमाल किया गया है। आरडीएक्स का भी एक सस्पेशन बना हुआ है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां अब एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार में हैं, जो कि अगले 48 घंटे में आ सकता है। एक और जम्मू में ड्रोन्स वाली साजिशें हुई तो दूसरी ओर कश्मीर के पुलवामा में बीती रात एसपीओ फयाज अहमद के घर आतंक का कहर टूटा। हमले में न सिर्फ फयाज की मौत हुई बल्कि उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हुई। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां अचानक बढ़ी। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आतंकी बौखलाए हुए हैं, बल्कि ये भी है कि नई तकनीक से लैस आतंकियों से देश कैसे निपटेगा। कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ गौरव भाटिया इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे जी जुड़ गए हैं। पीडीपी से ताहिर सईद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व उपसेना प्रमुख। इसके साथ ही विंग कमांडर रिटायर्ड अभिनंदन मतिमान हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। तो हम इन सबसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन दंगल की बहस शुरू करने से पहले आपको इसके नियम बता दें। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को 1.5 मिनट तक बेरोक टोक अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और इसके बाद ही हम डिबेट को ओपन करेंगे। शुरुआत में यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी आपके साथ करना चाहूंगी।
जो कुछ भी जम्मू एयरबेस पर हुआ, 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता, हम देखते हैं कि उसके बाद एक बार फिर से ड्रोन दिखाई देते हैं, उन पर फायरिंग होती है, वो वहां से भाग जाते हैं अंधेरे का फायदा उठाकर, लेकिन कई आशंकाएं और सवाल उसके पीछे छूट जाते हैं। क्या आतंक का ये नया हथियार अब आतंकवादियों को मिल गया है? बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपने ठीक कहा कि जो अभी टेरर और कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर में ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई। इससे एक नया बार, एक नया मार्क और एक मैं कहूंगा इसका स्तर बढ़ गया है और थ्रेट इसका अभी शुरू हो गया है। पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान अगस्त 2019 के अंदर में इनसे वेपन्स को स्मगलिंग और ड्रग्स की स्मगलिंग की कोशिश करता था। उसके बाद पिछले साल भी देखा, 2 बार किया और इस बार अप्रैल और मई में भी कोशिश किया। लेकिन ये वाला जो जम्मू में एक्शन हुआ है, ये एक डेलिब्रेट एक्शन है, प्लान्ड है, स्पेसिफिक है और टाइम्ड है। और इसमें बड़ी बात ये है कि देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे पता लगेगी तो इसके जो तार है, इसके जो नेटवर्क है, इसके पीछे कौन है। लेकिन एक बात पक्की है, जो सस्पिशन की सुई है वो पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान ही अर्मेनिया प्रेसिडेंट से ये सीख कर आया है। इजराइल और पैलेस्टीन, वहां पर भी ये जो हमास है उनके साथ में ट्रेनिंग में था और ये काबिलियत लेने की कोशिश कर रहा था, दोनों ही चाइना से और टर्की से। और मेरे को पक्का है कि ये इसके पीछे में अवश्य ही पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप के तार जुड़े हुए हैं। लेकिन समय की बात है और पता चल जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि अभी हमारे को इस चीज के ऊपर में अलर्ट रहना पड़ेगा, अपनी काबिलियत को पुख्ता करना पड़ेगा, प्रकार से हम इसको डिटेक्ट करें और डिस्ट्रॉय करें। ठीक है सर, आपका टाइम कंप्लीट हो गया। मैं अगले गेस्ट के पास यहाँ पर जाना चाहूंगी। मतिमान सर, देखिए जो ये पूरी परिस्थितियां दिखाई देती हैं, जो ये ड्रोन अटैक कर रहे हैं, इसमें कुछ चुनौतियों की तरफ अगर हम नजर डालें, ये सस्ते हैं, कई कंडीशंस में ये रडार की पकड़ में नहीं आ सकते, कई किलोमीटर दूर से ये वारदात को अंजाम दे सकते हैं और आतंकवादियों के पकड़े जाने का खतरा भी इसमें नहीं है। जो ड्रोन जम्मू एयरबेस पर इस्तेमाल हुए, क्या इंफॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? क्या ये इजीली अवेलेबल है? देखिए, इनका अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करें तो ये ड्रोन्स को जिस स्वरूप में अब हम इनका इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, इनकी शुरुआत करीब सन 2014 में हुई थी सीरिया में, जब आईसिस ने इनको इस तरह से उपयोग में लाना शुरू किया था। जो लेटेस्ट हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों में, ये कोई पहला वाकया या पहला इंसिडेंट नहीं है जब ये ड्रोन्स अक्रॉस द फेंस या अक्रॉस द आईबी या एलओसी हमारी टेरिटरी में आए और किसी वारदात को अंजाम दिया। इसका बिल्डअप फेज है। मैं आपको याद दिलाऊं, ठीक 1 साल पहले 20 जून 2020 को बीएसएफ ने एक इसी प्रकार के ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया था अराउंड द सेम एरिया। वो ड्रोन भी ट्रांसग्रेस करके करीब 12 किलोमीटर अंदर तक आ गया था। आज अब जब करंट इंसिडेंट में जब ये वारदात जम्मू एयरफील्ड में होती है, तो दैट इज जस्ट अबाउट 14 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये इन द कमिंग था। अब इसमें क्या होता है कि मेजरली ये जो ड्रोन्स जो यूज में लाए जा रहे हैं या अक्रॉस द बॉर्डर आते हुए पकड़े जा रहे हैं, ये मेजरली चाइनीज कंपोनेंट से निर्मित ड्रोन्स हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करीब करीब $250 के आसपास इंक्लूडिंग ऑल द कंपोनेंट्स ये बैठती है। इतनी थोड़ी सी कॉस्ट में आपको अगर 2 से 3 किलोमीटर की रेंज तक जाकर करीब 5 किलो के पेलोड को डिलीवर करने की क्षमता मिल जाती है, तो उतनी 5 किलो के पेलोड में जो उसकी मारक क्षमता होगी, जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा, वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पेलोड बहुत ज्यादा हो सकता है। सर, ड्रोन से जुड़े कई और सवाल हैं जो मैं आपसे आगे पूछना चाहूंगी और जिस पर हम और रोशनी डालने की कोशिश करेंगे आपके साथ कॉन्वर्सेशन में, लेकिन एक बार मैं सारे गेस्ट से पहले बातचीत कर लूं। यहां पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगी गौरव भाटिया जी। देखिए, बड़ी चुनौती सामने दिखाई दे रही है इस नए हमले के स्वरूप में, लेकिन एक सवाल यह भी बनता है कि हमला होता है, ना तो हम ड्रोन को मार गिरा पाते हैं और उल्टा वो वापस चले जाते हैं और अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वो कहां से आए, किस मकसद से आए और आगे क्या हो सकता है। मीनाक्षी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से विकास बढ़ा है और पाकिस्तान पूरी तरह से असफल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी,
तो बौखलाहट बहुत बड़ी हुई है। और यहाँ पे आर्मी एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, मैं समझता हूँ हमारी बात से सहमत होंगे। हमारी सेना की जो क्षमता है वो बहुत बड़ी है पिछले 7-8 साल में। और कन्वेंशनल वॉर होते थे पहले, जहां आर्मी से लड़ती थी, एयरफोर्स से लड़ती थी। पाकिस्तान ये जान गया है कि कन्वेंशनल वॉर में वो हमसे नहीं जीत सकता है, और इसीलिए उन्होंने एक लड़ाई की शुरुआत करी कि भारत को इतनी जगह जख्म दो, वॉर ऑफ 1000 कट्स, की खून बहे और भारत हारे। लेकिन आतंकवाद पे भी बड़ी तरीके से एक रोक लगी है, खासकर अनुच्छेद 370 के संशोधित होने के बाद। एक ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, आतंकवादी ढेर किए जा रहे हैं। तो अब उनके पास एक नई टेक्नोलॉजी ड्रोन की आई, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं। ये बात सच है कि अगर कोई भी ड्रोन हमारे क्षेत्र में आता है तो ये उल्लंघन है इंटरनेशनल जो करार होते हैं, हमारी जो इंटेग्रिटी है पॉलिटिकल, उसका भी। लेकिन आप ये भी मानेंगी कि एफआईआर हुई है, जांच अब चल रही है, और 2 ड्रोन जो उसके बाद आए, हमारी वीर सेना ने सुनिश्चित किया कि उनको खदेड़ दे। और मैं समझता हूं उनकी सतर्कता से एक बड़ा हमला जो है वो नहीं हो पाया, वो नाकाम हुए अपने मंसूबे। ठीक है, अभय दुबे जी। मीनाक्षी जी, देखिए, सबसे पहले सितंबर 19 में पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया कि विश्व के कुछ देशों में आतंकवादी ड्रोन से हमले कर रहे हैं, भारत सरकार की क्या तैयारी है। जुलाई 2019 में भी ये सवाल पूछा गया था। 5 मार्च 2020 को जब पूछा कि वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पर हमारे ड्रोन से हमला होता है आतंकवादियों द्वारा, तो क्या कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है? मतलब 2 साल से देश के चुने हुए प्रतिनिधि इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सरकार का क्या जवाब है? सरकार कहती है कि हमने द गवर्नमेंट हैज इशू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और वो कहती है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। जबकि 2020 में डीजीपी जम्मू कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि राजौरी सेक्टर में एलओसी के हमारे हिस्से में ड्रोन से बड़ी मात्रा में कैश, जो कि भारतीय मुद्रा है, ड्रग्स और वेपन आतंकवादियों के लिए गिराए जा रहे हैं, क्योंकि एक कंसाइनमेंट पकड़ा था। उसके बाद पुंछ सेक्टर में 11 करोड़ की हेरोइन पकड़ाई, तब भी पुलिस ने यह बताया कि वो ड्रोन के माध्यम से गिराई गई है। उसके बाद 23-24 सितंबर 2020 को जो राइफल्स पकड़ाई है वहां आतंकवादियों के पास, वो जो पीएलए राइफल यूज करता है T97, वो राइफल्स पकड़ाए, और हेक्सोकॉप्टर वो राइफल्स सीएसीपी जो पीओके का भारत का हिस्सा है, जो कश्मीर के पास है, वहां पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना बना रहा है, उसको सिक्योर करने के लिए चाइना ने दी हुई है। तो पुख्ता प्रमाण होने के बावजूद भारत की सरकार सोई हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ड्रोन डिटेक्शन न्यूट्रलाइजेशन कोई सिस्टम है क्या भारत की सरकार के पास? मैं ये पूछना चाहता हूं। पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, उरी में सेना पर घातक हमला हुआ, बारामूला में इंडियन आर्मी पर हमला हुआ, नारगोटा आर्मी पर हुआ, हंदवाड़ा में। ठीक है सर, आपका समय कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपने फोर्सेस पर हमलों की बात को यहाँ पर उठाया है। गौरव भाटिया जी से मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन मैं साथ ही यहाँ पर ताहिर सईद जी को भी जोड़ लेती हूँ बातचीत में। ताहिर सईद जी, एक बड़ा आरोप ये दिखाई देता है कि जिस तरह से सरकार ने एक राजनीतिक पहल की है, कश्मीर में जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, उसके बाद पूरी तरह से अलगाववादियों की और सरहद पार बैठे आतंकवादियों के आकाओं की कमर टूट गई है, और उसी बौखलाहट का ये नतीजा है जो कश्मीर में, जम्मू में इस तरह की आतंकी घटनाएं दिखाई दे रही हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जो जम्मू एयरपोर्ट पे जो हुआ, जो ड्रोन हमले जो हुए, ये हम सब के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। मुझे लगता है कि इस डिबेट में जितने भी लोग बैठे थे, हम सब के लिए और ये पूरे देश के लिए ये एक मैटर है कि नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके जो है हमले हो रहे हैं। तो अभी इस बारे में जो है सिक्योरिटी एजेंसीज या जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, तो वो अभी इस पे जांच कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी ना प्रीमेच्योर होगा कि इस पे हम कुछ ज्यादा कमेंट करें, ताकि जांच पे भी कोई असर ना पड़े। दूसरा एक वाकया जो कल पेश आया यहाँ पर, हमारे यहाँ अवंतीपोरा में एक ही फैमिली के जो है 3 लोगों को मारा गया, जिसका हमने बड़ा कंडेम किया है, और हम कंडेम करते हैं कि ये एक बुज़दिलाना और काला हरकत है कि हर तरफ से जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इस वक्त परेशानियों, मुसीबत का शिकार है, गोलियों का शिकार है, फैमिलियां तबाह की तबाह होती जा रही हैं। लेकिन एक चीज है जिसका जवाब मुझे लगता है कि भारत सरकार को देना होगा
कि वो जो कहते हैं कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं तो इस तरह के जो वाक़यात जो हैं वो बार बार पेश क्यों आ रहे हैं? अगर आप देखेंगे 370 हटने के बाद कितने ही अटैक्स बढ़ गए हैं, कितनी ही ज्यादा जो है गतिविधियां जो है, टेरर एक्टिविटीज जो हैं वो बढ़ गई है। तो इसका जवाब जो है वो भारत सरकार को देना चाहिए कि वो झूठ क्यों बोल रही है देशवासियों को कि हमने जम्मू कश्मीर में जो है वो हालात को ठीक कर लिया है। ये हम सबके लिए परेशानी है। सबसे ज्यादा विक्टिम अगर कोई है तो वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट भारत सरकार अपने देशवासियों को झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है। अब सभी मेहमानों से मैंने उनके शुरुआती विचार इस 1.5 मिनट में लेने की पूरी कोशिश की और एक शुरुआती संवाद यहां पर जरूर आप सबकी तरफ से दिखाई दिया है। अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, जो सवाल यहां पर ताहिर सईद और अभय दुबे जी ने उठाए हैं, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप ही उसका जवाब दें। अब अगर देश में जिस तरह से हम सुनते हैं कि पिज्जा की डिलीवरी हो जाती है आधे घंटे में, अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल इस तरह से आईईडी की डिलीवरी के लिए होगा और उसके बाद हमें यह भी नहीं पता होगा कि वो कहां चले गए और ये थ्रेट कितना बड़ा है, कैसे हमारी फोर्सेस जिनको निशाना बनाया जा रहा है उन्हें कैसे सुरक्षित रखना है, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। क्या काउंटर प्लान हमारे पास हो सकता है, क्या रणनीति होनी चाहिए? मीनाक्षी जी देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इस बात पे चर्चा नहीं हो सकती है कि हमारी जो आर्मी की कैपेबिलिटी है, जिस तरह से उनको मजबूत किया गया है, सर्वेलेंस सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया है, ये वाकई में पिछले कई दशकों से नहीं हुआ था। दूसरी बात, ये एक ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट एक्सरसाइज होती है, टेक्नोलॉजी बदलती है और भारत भी अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाता है और आर्मी को वो पर्याप्त इक्विपमेंट देता है जिससे कि वो इस तरह के जो नए तरीके से हमले किए जा रहे हैं वो रोके जाए। दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या और कैसे जवाब दिया जाता है। एक सेकंड रोक रही हूँ सिर्फ, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र खुद किया है कि किस तरह से अपग्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजीज पर बात हो रही है। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं कि पिछले कुछ सालों से बीएसएफ ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए नवीनतम तकनीक की खरीद के लिए गृह मंत्रालय पर दबाव डाल रहा है और खासकर जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ये मांग और पुरजोर तरीके से उठाई गई है। हाँ जी मीनाक्षी जी, मैं उत्तर दूंगा। तो सबसे पहले तो क्या भारत ने मजबूती से देश में भी बदलाव किया है? अनुच्छेद 370 का जब संशोधन किया गया उससे पाकिस्तान को बहुत दर्द हुआ, वो यूनाइटेड नेशंस भी गया, लेकिन मीनाक्षी जी सभी जो देश हैं वो भारत के साथ खड़े रहे। इसके अलावा उरी और बात करी इन लोगों ने पुलवामा की, तो ये वो मजबूत सरकार है कि उरी के जो हमला हुआ था उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन किसी पार्टी ने, मुझे सही याद है तो प्रमाण मांगा था कि हमारी आर्मी ने और एयरफोर्स ने ये स्ट्राइक करी है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। देखिए, इंटेलिजेंस का भी आज की डेट में जमाना है, सरकार कैसे इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है। तो मैं आपको बताऊं, इंटरसेप्शन रूल्स हैं, उसमें कुछ एजेंसीज को हमने अधिकृत किया था 2018 में, जो 2009 के रूल्स थे जो कांग्रेस पार्टी लाई थी। आपको मालूम है नेताओं ने विपक्ष में कैसे वक्तव्य दिए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे देश को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा था ये गलत है, निजता का अधिकार चला जाएगा। मीनाक्षी जी, आज का समय सबसे अच्छा समय है जब हमें ये बात उठानी चाहिए कि जब केंद्र सरकार वो ठोस कदम उठाती है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग सही हो, जब हम इंटरसेप्ट कर पाए आतंकवादियों का जो कम्युनिकेशन है, तो ये ही विपक्ष है जो बात करता है। लेकिन गौरव जी, इस बात के इनपुट्स तो थे ना कि इस तरह का अटैक हो सकता है। इस बात के इनपुट्स थे कि इस तरह का अटैक हो सकता है। इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि अगर हमारे पास इनपुट्स एडवांस में थे तो क्या हम उसके लिए उस तरह से उतने तैयार थे। और खासतौर पर अगर बीएसएफ की तरफ से ये मांग हुई है कि ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, तो उसको लेकर अभी क्या स्टेटस है? मतिमान सर, मैं चाहूंगी आप इस पर जरूर रिस्पॉन्ड करें। जी, जहाँ तक मिलिट्री से इसका सवाल है, तो इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस क्या होगी? इंटेलिजेंस की प्रेजेंस हमें फोरवार्न करती है एंड कहते हैं कि फोरवार्न इज फोरआर्म्ड। जब आपके पास एडवांस इंफॉर्मेशन होती है पिछले 2-3 सालों की गतिविधियों को देखकर, आप आगे उसको फोरसी करते हैं, आप विजन में लाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि ये मुश्किल आगे जाके बढ़ने वाली है और उसी लिहाज से अपनी तैयारी करते हैं।
माने कि टेक्नोलॉजी को या तो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको ऑपरेशनलाइज करते हैं। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल तो फिर डिपेंडिंग सिचुएशन की सीरियसनेस क्या है और कितनी जल्दी ये एक बड़ा स्वरूप ले सकती है, आप उसको जरूरत पड़ने पर सीरियसनेस के लिहाज से उसको इंपोर्ट भी करेंगे। इस वक्त विश्व में इतनी टेक्नोलॉजीज हैं जो ड्रोन्स को टारगेट और उनको काउंटर करने के लिए अवेलेबल है बेसिक। लेकिन अभी हालांकि इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी हुई है मंत्रालयों के बीच भी, लेकिन सीधी सी बात कि ये इस इंसिडेंट को अंजाम देने में कोई सफल रहा है, माने द नेसेसरी प्रोटोकॉल्स एंड द टेक्नोलॉजी और द काउंटर मेजर्स आर नॉट इन प्लेस, उनको जल्द से जल्द लाए। मैं आपको बताता हूँ एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से इस वक्त हमारे देश के अंदर 6 लाख से अधिक ड्रोन्स अवेलेबल हैं लोगों के पास। अब उनको रजिस्टर करना, हर एक का ट्रैक रखना, ये तो हम मान के चल रहे हैं कि ये पाकिस्तान की गतिविधि है, लेकिन नॉट नेसेसरली कि वो टेक ऑफ किया होगा पाकिस्तानी सॉइल से। ये हमारे अंदर से जो भी सबवर्सिव या स्लीपर सेल्स हैं, इट कैन बी डन बाय एनीवन। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जल्द से जल्द जो भी ये काउंटर मेजर्स हैं उनसे अपनी फोर्सेस को इक्विप करें ताकि वो आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस को मीट कर सके। जो ईरान से मोटिवेटेड सऊदी की ऑयल फील्ड्स पे जो अटैक हुआ था, दैट वाज आल्सो अ ड्रोन अटैक, और उस पे मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा। अभी तो ये बहुत छोटी सी एक एयरफील्ड पे हुआ है जहां पे जो टारगेट था एक्चुअली द एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड, वो भी मिस हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम गॉड फॉरबिड अगर ये टारगेट कुछ बड़ा लेकर चलते हैं जो कि हमारा एक वाइटल इंस्टॉलेशन या वाइटल पॉइंट होता है देश के लिए, सर, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूं आपसे, और ये जो ड्रोन जम्मू बेस पर अटैक करके गए हैं, इनकी स्पीड क्या रही होगी? ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना तो ये हमले में गिराए जा सके, क्योंकि फायर भी हुआ, स्पेशली जो कालूचक एयरबेस के नजदीक जो दिखाई दिया, फायर भी हुआ, लेकिन उन्हें मार नहीं गिराया जा सका और वो गायब हो गए। इनकी जनरली ये जो क्वाडकॉप्टर्स के जो या हेक्साकॉप्टर्स जो ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं या जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जैसी खबरें आ रही हैं जो इसमें यूज करे गए, ये बहुत बड़े ड्रोन्स नहीं थे। दीज आर स्लो मूविंग मशीन्स एंड इनका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि चाहे वो वेपन हो या ड्रग हो या आर्मामेंट हो, जो भी चीज कैरी कर सकते हैं उसका लिमिटेड वेट लिमिटेशन होता है। जैसे इसको जो प्रेजेंट में यूज किया वो 1.5 से 2 किलो पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी वाले 2 ड्रोन्स थे, जिन पर जो डिवाइस जो एक्सप्लोसिव यूज किया गया वो ऐसा था जो प्रेशर एक्टिवेटेड एक्सप्लोसिव है, उसको सिंपली अंडर ग्रेविटेशन ड्रॉप कर देना है, उसको रिलीज करना है, और जहां भी जिस भी ठोस सतह पर वो गिरेगा अपने आप एक्सप्लोड। तो दिस इज सर, खतरा बहुत बड़ा है, आपकी बात से ये साफ तौर पर संकेत मिल रहा है, लेकिन इससे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे पास इसका काउंटर प्लान क्या है और आगे की तैयारी के लिए किस तरह से अलर्ट होने की जरूरत है। नए कश्मीर में ड्रोन का मास्टरमाइंड कौन, और इसीलिए हम चर्चा भी इस वक्त कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, ये सवाल लेकर अब मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, बड़ी चुनौती जो यहां पर दिखाई देती है कि एक तरफ जब सरकार एक राजनीतिक पहल कर रही है कश्मीर में एक नए पॉलिटिकल प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को शुरू करने के लिए, हाल ही में एक मुलाकात भी हुई है, तो क्यों ना यह माना जाए कि जो आतंकवादी इससे पहले एक्टिव थे वहां पर, उनके अस्तित्व को जो संकट आया, अब वो किसी भी तरह से इस बातचीत को डिरेल करने पर आमादा है। क्योंकि बेशक इसमें कोई डायरेक्ट नुकसान उस तरह का नहीं हुआ, लेकिन एक भय का माहौल तो बना ही है, क्योंकि अपने आप में ये पहले तरह का हमला था। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, मैं इसको बड़ी गंभीरता से लेता हूं, और ये तत्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत हमको सिर्फ नहीं देखना चाहिए। हमको ये जानना चाहिए कि चाइना ने पाकिस्तान को विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स 50 के लगभग सप्लाई किए हैं। जब ये समाचार प्रकाशित हुए 1.5-2 साल पहले, तो भारत की सरकार ने कहा कि साहब हम भी MQ-9B जो पेलोड जिसका 17,000 किलोग्राम तक है और 48 घंटे तक उड़ सकता है, वो हम भी ले रहे हैं। मगर क्या आज वो सरकार ने लिया? मैं पूछना चाहता हूँ। चाइना के साथ सुविधा ये है कि वो MTCR का मेंबर नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का मेंबर नहीं है। उसमें बाध्यता है कि 300 किलोमीटर तक और एक सीमित मात्रा के पेलोड तक ही वो देश सप्लाई कर सकते हैं। उसने 11 देशों को ये ड्रोन सप्लाई किए हैं। हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है, जिसको सरकार ने उस तरीके से नहीं लिया।
चाइना ने, मैंने कल भी बताया था कि उसकी जो पॉलिसी है, उसने अपना व्हाइट पेपर 2015 में घोषित किया है, जिसमें वो 5 स्थानों पर था, यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर काम कर रहा हूं मैं, नेपाल को, तिब्बत को, अरुणाचल प्रदेश को, इन 5 स्थानों को, लद्दाख को वो कब्जा करना चाहता है। ये बात भारत की सरकार को पता है। वो 1200 स्क्वायर किलोमीटर भारत की भूमि पर कब्जा करके बैठा है। भारत की सरकार उसको स्वीकारने को तैयार नहीं। बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर पीओके के हमारे हिस्से पर, जो कश्मीर का हमारा हिस्सा है, वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे पाकिस्तान और चाइना मिलकर। प्रधानमंत्री जी आंखें मूंदे बैठे हैं। 16,573 आतंकी हमले हुए प्रधानमंत्री जी आपके कार्यकाल में। 1328 सुरक्षा कर्मी हमारे मारे गए, 1501 सिविलियन मारे गए, 1191 बम धमाके हुए, लेकिन आप उसका संज्ञान नहीं लेना चाहते। ठीक है, चलिए मैं गौरव जी से मैं इस पर जवाब लूंगी। ठीक है, मैं गौरव जी से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर ताहिर जी से भी रिस्पॉन्स ले लूं। ताहिर जी, देखिए, आरोप तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की जो सबसे प्रमुख नेता है उन पर भी उठते हैं ना। जब उन्हें यहाँ पर बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया तो वहां पर भी वो ये कहती हुई दिखाई दी कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। सवाल ये है कि कश्मीर में जिस तरह से घाटी में जो घटनाएं हमने, चाहे इनको एसओपी को जिस तरह से मार दिया गया, इससे पहले हमने देखा कि सीआईडी के ऑफिसर को नमाज से घर लौट रहे थे, उनको मार दिया गया। घाटी के लोग, घाटी के ही लोगों को अगर इस तरह से मार रहे हैं तो ये परिस्थिति, इन परिस्थितियों में किसी राजनीतिक समाधान की बजाय अगर पाकिस्तान परस्त बयान दिए जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मीनाक्षी जी, महबूबा जी एक पॉलिटिकल पार्टी की सदर हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी की हेड होने के नाते उन्हें ये पूरा हक बनता है कि उनकी अपनी एक पॉलिटिकल ओपिनियन हो, अपनी एक पॉलिटिकल राय हो। उन्होंने जबरदस्ती ये नहीं कहा है कि आप पाकिस्तान से बात करें, बल्कि उन्होंने अपनी एक राय दे दी है, जो उनका एक, हमने कहा है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा इस बात पर यकीन है कि तमाम मसाइल का हल जो है वो डायलॉग से निकलेगा। 2 साल तक दिल्ली कहती थी कि ये जो लोग हैं इनकी रेलेवेंस खत्म हो गई है, अनरिलायबल है। तो 2 साल के बाद अब दिल्ली को भी इस चीज का एहसास 2 साल के बाद हो गया है कि अगर कोई रिलायबल फोर्स वहां पे है, किसी की रेलेवेंस जम्मू कश्मीर में है, तो ताहिर जी एक सेकंड सुनिए। आपने कहा कि एक पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है। ताहिर जी, आपने कहा कि एक पॉलिटिकल, एक सेकंड ताहिर जी सुनिए, प्लीज सुनिए। आपने कहा कि आपकी जो नेता है उनका एक पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, उन्हें वो रखने का हक है। ठीक है, एक सेकंड सुनिए बात सर, एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज। ताहिर जी एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। ताहिर जी प्लीज एक सेकंड सुन लीजिए। आपने कहा आपकी नेता को अपना एक पॉलिटिकल ओपिनियन रखने का हक है, ठीक है, उन्होंने दिल्ली आके वो बयान दिया भी, सबने सुना भी। सवाल ये उठ रहा है कि जिन परिस्थितियों में 370 हटने के बाद घाटी में जो परिस्थितियां रही, आतंकवादी घटनाओं में जो कमी आई, जो आंकड़े भी तस्दीक जिसकी करते हैं, आपकी नेता जो बयान देती हैं, उन बयानों से उन आतंकवादियों के विचारों को खाद और पानी मिलता है। समस्या यहां है। ताहिर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? थोड़ा कुछ टेक्निकल फॉल्ट, ताहिर जी, मेरा सवाल ये है, महबूबा मुफ्ती जिस तरह से पाकिस्तान के लिए बयान देती हैं, वो आतंकवादियों के मंसूबों को आगे बढ़ाता है वो स्टेटमेंट। ठीक है गौरव जी, आप पहले एक बार अभय दुबे जी का रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं उसके बाद अगले गेस्ट की तरफ जाऊंगी। शायद ताहिर जी को आवाज नहीं मिल रही। देखिए, पहले सकारात्मक बात करते हैं मीनाक्षी जी। पूरा देश आज तक देख रहा होगा और हर भारतीय जानना चाहता है कि ये देश पिछले 7 सालों में कैसे बदला है। तो मैं बताता हूं, अभी इस बात का जिक्र भी किया था, पाकिस्तान से हम आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं। MQ-9B जो ड्रोन्स हैं, इसका करार समझौता हुआ है, 30 ड्रोन्स ये आएंगे। और ये जो छोटे ड्रोन्स की हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी, व्यूअर्स के लिए बता दूं, ये मारक क्षमता भी रखते हैं, लैस होंगे ये वेपन से, और दूसरी बात सर्वेलेंस के भी काम आएंगे। मीनाक्षी जी, ये बहुत जरूरी है कि जो बॉर्डर की रोड्स थी, आप भी जानती हैं, चाइना के पास जो बॉर्डर था, DSDBO, ये रोड जो है 2 दशकों तक नहीं बनी। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया वहां बने। हमारे सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, ये VVIP चॉपर ले रहे थे, अब बुलेट प्रूफ जैकेट आ रहे हैं। राफेल कब आए आप बताइए? 42 स्क्वाड्रन 33 रह गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने सुध नहीं ली थी 9 साल। अब जो है हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि राफेल आए, चिनूक आए, और उसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर आए। और इसी तरह से हम अपनी
आर्मी की मारक क्षमता और साथ साथ में डिफेंड करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि विपक्ष का रुख क्या रहता है। देखिए, जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, ये मेरे पास एक न्यूज है, देखिए राहुल गांधी उस वक्त पार्टी कर रहे थे। क्यों इनसे सवाल ना पूछा जाए कि आपने अपने समय में क्यों कुछ नहीं किया। तीसरी बात, आप याद करिए, फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे मुंबई अटैक के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने हामी ही नहीं भरी। नरेंद्र मोदी जी ने खुला हाथ दिया, तभी बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और सबसे अहम बात यह है, मैंने इंटरसेप्शन रूल्स की बात क्यों तो करी? एक बार फिर आपको चुनौती दे रहे हैं ना, हमने राजनीति, वो तो फिर आपको चुनौती दे रहे हैं गौरव जी। हाँ बिल्कुल करिए, वो तो फिर चुनौती, आपने क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र कर दिया गौरव भाटिया जी, तो असदुद्दीन ओवैसी तो आपको फिर चुनौती दे रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी नागरिक हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी बात रख सके। मैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी बात को ज्यादा अहमियत देता हूं, जो बताएंगे कितनी वीरता से हमने पाकिस्तान को घुस के ठोका था। लेकिन जो बात मैं आपके चैनल पे उठाने जा रहा हूं, ये सवाल जरूर पूछेगा। इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र होता है आर्मी के लिए और इंटेलिजेंस हमारी एजेंसीज के लिए भी। ये देखिए, इंटरसेप्शन रूल्स आए, राहुल गांधी का ट्वीट हाथ में है। इन्होंने 21 दिसंबर 2018 को कहा, कन्वर्टिंग इंडिया इनटू अ पुलिस स्टेट isn't going to solve your problems, मोदी जी। ये कितना उचित था। अरविंद केजरीवाल ने कहा ये अनडिक्लेयर्ड, अघोषित आपातकाल है। ममता बनर्जी ने कहा ये ब्लैंकेट सर्विलेंस नहीं होना चाहिए। तभी आज के मौके पे इनसे पूछा जाना चाहिए कि जब रूल्स आप लाते हैं 2009 में, संशोधित करके उनको मजबूत हम करते हैं, तो आप इन्हीं एजेंसीज पे प्रश्न लगाते राहुल गांधी राजनीति करते हैं। अगर हमले रोके जाते हैं, इसका श्रेय हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सेना को जरूर जाता है। ठीक है, अभी मीनाक्षी जी, देखिए हमने कभी भारतीय सुरक्षा के साथ राजनीति नहीं की। हमने कहा था नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाइए, हमने आग्रह किया था हमारी सरकार के समय, जबकि वो तो प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी है। अब मैंने आपके बीच नहीं बोला, सुन लीजिए। ठीक है, कंप्लीट करिए, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगी। ठीक है, सुनिए, गलत बात है, सुनिए एक बार रिस्पॉन्स, ठीक है, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट का सेक्शन 44 है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि राज्यों के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हमने कहा था कि नेटग्रिड, हम सहमत थे, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए नेटग्रिड के सीईओ का पद 2 साल से खाली है। हमने 2013 में प्रोविजन किया था 60,000 सैनिकों की चीनी सीमा की क्षेत्र में तैनाती के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले जब चाइना के प्रमुख से, उसके बाद उस प्रोविजन को आपने ड्रॉप कर दिया। क्या ये बात सही नहीं है कि डोकलाम में भी आपने झूठ बोला? डोकलाम में उसी जगह जहां 71 डेज का स्टैंड ऑफ था, आपने कहा कि दोनों का डिसएंगेजमेंट हो गया है और वहां पर बाद में 5 अभी जी, अगर हम इस बहस में जाएंगे तो पूरा समय इसमें बर्बाद हो जाएगा। अभी जी, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, सरकार को आप क्या सजेशन देंगे इस वक्त? क्योंकि ड्रोन हमले जैसी जो घटना हुई है, ये वाकई एक बड़ा थ्रेट है आगे के लिए। मीनाक्षी जी, ठीक है, ठीक है, कोई एक या 2 सजेशन जो भी आप बोलना चाहेंगे सर? समय की कमी है मेरे पास, फिर मुझे बाकी गेस्ट पे भी जाना है। बिल्कुल, 2 पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन, हाँ, ड्रोन डिटेक्शन न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम तुरंत ले सरकार। और जिस प्रकार चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है, हमको भी जो आपने कमिट किया है अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदने का, जिसका पेलोड 1700 किलोग्राम तक है, हमको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हमको इस दिशा में। और ये तो गंभीर चिंता पार्लियामेंट 2 साल से व्यक्त कर रही है। सर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पढ़ लीजिए आप, खंडूरी साहब ने क्या कहा था। गौरव जी सजेशन दे रहे हैं, सजेशन पूछा है गौरव जी, मनोहर जोशी जी ने कहा 62 साल का सबसे आप सरकार में है गौरव जी, विपक्ष अगर सजेशन दे रहा है तो प्लीज सुन लीजिए। तक नहीं दिया आपने, 10 दिन तक सेना को। ठीक है, अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास अब मैंने ठीक है, अभी जी आप अपना पॉइंट रखा, मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास अब जाना चाहूंगी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, देखिए जो पूरी परिस्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, इस पूरे अटैक को आप कैसे देखते हैं, स्पेशली जो दोनों घटनाएं हुई हैं? क्या ये किसी तरह का ट्रायल है और आतंकवादियों की आगे कोई बड़ी रणनीति है? मीनाक्षी जी, देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ है, ये कोई इंटरनल और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी का विषय है और हमको इसको बहुत गंभीरता से देखना है, क्योंकि जो सिक्योरिटी, टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट है, उसका भी स्तर बदल गया है।
इट हैज गॉट टोटली चेंज। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इंटेलिजेंस, अलर्टनेस, सर्वेलेंस, डिटेक्शन और ड्रोन को डिसेबल करना और डिस्ट्रॉय करना, ये अभी हमारा मकसद है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पेसिफिक एरिया का किस प्रकार से डिफेंस करना है, प्रोटेक्शन करना है, वो काबिलियत है हमारे पास में। आपको याद होगा कि 15 जनवरी को इसी साल के ऊपर में 75 ड्रोन्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उसमें बताने के लिए कि हमारे पास में ये कैपेबिलिटी है। लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन का जो डिफेंस है, इसको और पुख्ता करना पड़ेगा ताकि हर एक जगह जहां जहां टारगेट है हो सकता है उसको करें। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं, इसके पश्चात की इन्वेस्टिगेशन से पता लगे कि कहां से लॉन्च हुआ था, किधर से आया था, क्या ये पाकिस्तान की साइड से आया था, क्या क्रॉस बॉर्डर था, उसके बाद में प्रोएक्टिव और स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन और प्रिसीजन के साथ में करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। इन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया है और उसका एक कड़ा जवाब देने की जरूरत है, और हमारे में वो जवाब देने का काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, नम्रतापूर्ण एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हमला हुआ है, जिस प्रकार डीजीपी साहब ने कहा है, ये टेरर अटैक है, ये ड्रोन अटैक है, तो इसका मतलब कि सिक्योरिटी में कोई चूक, जहां कोई लैप्स अवश्य हुआ है, क्या हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। और हमारी जो काबिलियत है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल है प्रोटेक्शन की, सर्वेलेंस की और ड्रोन को मार गिराने की, वो बहुत जरूरत है। नेवी ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है, जो हमारे डीआरडीओ और बेल है, उन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफिक एरिया में ये सक्सेसफुल काबिलियत है उनके पास में। अभी है कि किस प्रकार से उसका मास प्रोडक्शन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जगह के ऊपर में ये काबिलियत को दिया जाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतिमान सर, अब मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह की परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, अगर एयरबेस पर इस तरह से उसको निशाना बनाया गया, वहां पर हमले की कोशिश हुई, तो बड़ा सवाल यह है कि कल को अगर इसी तरह की कोई आतंकी वारदात हम किसी और बड़े सेटअप पे या किसी और बेस पर देखते हैं, तो यकीनन वो बड़े थ्रेट लेकर पूरे देश के लिए आता है। आज इस चर्चा में कोई भी 2 या 3 सुझाव अगर आप सरकार को देना चाहें तो। देखिए, मैं ये इस बात से गौरव जी से सहमत हूं कि पिछले कुछ सालों में ये जरूर हुआ है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका जो परस्पर सहयोग है, जो कि कई सारे जो इंसिडेंट्स हमने अवॉइड किए, उसमें साफ झलकता है कि म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन में इजाफा हुआ है। इससे मैं सहमत हूं। लेकिन हमें फिर से मोटे तौर पर यह समझना होगा, नॉट ओनली द म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस गैदरिंग का वेरी पर्पज ये है कि आप फोर्सी करें और उसके हिसाब से फोर प्लान करें और अपने सेना और अर्धसैनिक बलों को अकॉर्डिंगली फोर आर्म करें, माने उनके पास वो टेक्नोलॉजी और वो आर्मामेंट या वो सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करें जिनसे आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। अब आप देखिए, एक हफ्ते पहले की बातें करें, 18 तारीख को बैंगलोर में मेडिकल डिलीवरी बाय ड्रोन्स के ट्रायल्स कमेंस किए हैं, वो भी हमारे इसी देश में हो रहा है। मेरे पास समय की कमी थी सर, आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन आप सभी ने चर्चा में जो बिंदु रखे हैं, पूरी उम्मीद है हमें कि वो सही स्तर तक पहुंचे और एक काउंटर प्लान जो इस तरह के हमले के लिए बनना चाहिए, उसके लिए हम और ज्यादा तैयार हों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दंगल में हमारा आज का सवाल था, नए कश्मीर पर बातचीत को पटरी से उतारने के लिए क्या ये ड्रोन हमला हुआ? आपके जो हमें जवाब मिले हैं उनमें 82% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 18% ने इनकार किया। इसी के साथ दंगल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।